तो क्लास 12th कर ली, 11th पास हो गई, पढ़ाई पूरी क्लास 11th की। अब 12th में कुछ अच्छा करके दिखाना है। वो बनाते ना वीडियो की 11th बर्बाद, अब 12th में कैसे अच्छे नंबर लेके आए। तो भाई ऐसा है, आप सब लोगों ने 11th क्लास का एग्ज़ाम दिया, पास कर लिया। आप लोगों ने क्या क्या कमियां की, कहाँ कहाँ आप लोगों ने गलतियां की, वो सब चीज़ें आप लोगों को पता है। और इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ाऊंगा और इसीलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। देखो यार, 11th क्लास में आपने जो जो किया, जो भी कमी थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो आप लोग खुद अच्छे से जानते हो। कई लोग तो ऐसे थे 11th के एंड में आते आते कह रहे सर पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, अपनी कमियों की वजह से, ना पढ़ने की वजह से, या फिर 11th को उतना ही हल्का और इजी ले लेना जैसा 10th में आप लोग सोचते थे कि डेट शीट आई, पढ़ना स्टार्ट किया, बस नंबर अच्छे आ गए। 11th में ऐसा नहीं होता, और खासकर फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं भाई। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट आपको लंबे टाइम तक खूब मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे इसमें कुछ चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो 11वीं में आपने जो गलतियाँ की उसे दोबारा 12th में रिपीट मत करना। और अब 12th क्लास को आप धुआंधार तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि 12th क्लास का जो पेपर अभी अभी हुआ 2025 का CBSE का, वो भाई अलग ही लेवल पर आ गया कि बच्चों के आंसू निकल गए, उनका रोना निकल गया। आपको यकीन ना हो तो यूट्यूब पे एक बारी वीडियोस डाल के देख लेना, CBSE 2025 क्लास 12 फिजिक्स पेपर। उसमें आपको इतने सारे शॉर्ट्स, इतनी वीडियोस आ जाएंगी, बच्चे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बोल रहे हैं कि यार क्या पेपर बना दिए, इतना बेकार, ये वो सारा कुछ। मैं तो मिला ना बच्चों से, कई लोगों से, तो बहुत बच्चों ने अपने ना बहुत नेगेटिव रिएक्शन दिए। उन्होंने बोला कि सर हम यही भी पढ़ के गए, वो भी पढ़ के गए, ऐसा भी पढ़ के गए, बट वो आया नहीं। हुआ क्या कि जो होता है ना कि कुछ बच्चे एकदम ही पूरे साल एकदम सन्न बैठे रहते हैं, एंड में आते हैं कहते हैं सर जी इंपॉर्टेंट बता दो क्या क्या आएगा पेपर में। और हम भी इंपॉर्टेंट बताए थे, देख बेटा ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो कुछ नहीं आया भाई, वो कुछ भी नहीं आया। और पेपर में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे आ गए, ज़्यादा। अब ना आप लोगों को मैं यहाँ पर जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की फिजिक्स में, उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की कि अब न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब कई बार कई बच्चे क्या करते हैं कि उनका मेनली टारगेट ज़्यादातर लोगों का होता है कि नीट या फिर क्या होता है IIT, और 11-12 तो आपको करनी है CBSE से। तो अब होता क्या है कि जब हम IIT के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कभी कभी हमारे साथ ना CBSE का और एंट्रेंस का, नीट और IIT का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब हम IIT वाली क्लासेस या कोई कोर्स ले लेते हैं, उसके अंदर फिर हम IIT के लिए क्लासेस फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, या नीट है तो फिर बायोलॉजी पढ़ते हैं। और ना स्कूल में जो होता है ना, हमारे पास स्कूल का जो लेवल होता है जिसमें आपको थ्योरी लिखनी है, डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, डेरिवेशन करके दिखानी है, वो सारी चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो बच्चे ना CBSE और एंट्रेंस में ना बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है उनको, खासकर उन बच्चों को जो रेगुलरली स्कूल जाते हैं। अब कई लोग तो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर एक ऑनलाइन अच्छा सा कोर्स परचेज कर लेते हैं, उससे पढ़ते हैं। उसके बाद जब स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, पेरेंट्स उनको जब चमकाते हैं कि भाई तेरी फीस भी भर रहे हैं फिर भी तेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तब वो एक ऑफलाइन ट्यूशन भी ढूंढ लेते हैं कि चल मैं यहाँ से ना CBSE वाला भी पढ़ लूँगा। तो ना मैंने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने एक क्लास लेके आया हूँ, एक यूँ समझ लीजिए कि एक कोर्स लेके आया हूँ जो कि YouTube पे मैं पूरे साल चलाने वाला हूँ। और उस कोर्स के अंदर मैं आपको CBSE प्लस IIT और नीट इनका एक बैलेंस पढ़ाऊंगा, ताकि ना स्कूल की जो थ्योरी हो, जो डेरिवेशन हो, जो न्यूमेरिकल हो, वो सारी चीज़ें आपके मिस ना हो। और साथ के साथ आप लोग ना अपना जो ड्रीम है जिसके अंदर आप लोगों को नीट या फिर IIT करना है ना, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल सके। तो इस क्लास के अंदर, या ये जो क्लास आप लोगों की होगी YouTube के ऊपर, इसके अंदर आप लोगों को टॉपिक की थ्योरी भी बताऊंगा, उनकी डेरिवेशंस भी कराऊंगा, और साथ के साथ इनके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो रीसेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं, या इनसे रिलेटेड और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है, वो सारे आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। बस आप लोग मेरे साथ ना लग करके मेहनत कीजिए, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो कीजिए। मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देता रहूँगा। कैसे दूंगा क्वेश्चंस, वो सब चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैंने बातें बहुत सारी कर ली। अब हम एक काम करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। अब देखो भाई कि जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर चार्ज होता क्या है, लेकिन शुरुआत एक्चुअल में यहां से नहीं होगी, थोड़ा और पहले से होगी। बहुत सारे फिनोमेना ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आते कि आखिर ये फिनोमेना क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। जैसे आसमान से बिजली का चमकना, जब आसमान से बिजली चमकती है तो सवाल ये आता है कि आखिर ये बिजली क्यों चमकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग ना स्केल लेते हैं और अपने सिर के ऊपर रगड़ते हैं, प्लास्टिक का स्केल, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े ना स्केल के पास लाते हैं तो वो कागज के टुकड़े ना स्केल से चिपक जाते हैं। आखिर स्केल को रगड़ने पर उसमें ऐसा क्या होता है कि वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, अगर आपने देखा हो तो नायलॉन के कपड़े जब आप कभी पहनते या उतारते हो तो उसमें स्पार्क की आवाज आती है, बहुत कम आवाज सी आती है। और अगर अंधेरे कमरे में आप लोग नायलॉन के कपड़े पहनेंगे या उतारेंगे तो उसमें ना स्पार्क ना नजर भी आएगा, चिंगारी दिखाई देगी। आखिर वो चिंगारी क्यों नजर आती, इसके पीछे की वजह क्या है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें ना तो ना ऐसी गाड़ियां जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लेकर के जाती हैं, कौन सा मटेरियल, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर तुरंत आग लग जाती है, जैसे कि सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सब कुछ। मान लीजिए ये कोई गाड़ी है और ये इसका पहिया है, ये इसकी व्हील्स है, तो ऐसी गाड़ियों के नीचे की तरफ या पीछे की ओर हम लोग ना लोहे की जंजीरें लगा देते हैं जो जमीन के साथ टच रहती हैं, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। कहा जाता है कि ये जंजीरें अगर काट दी जाएं, हटा दी जाएं, तो चांसेस हैं कि गाड़ी कुछ दूरी पर जाए, या हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत चांसेस इस बात के बन जाते हैं कि इसमें ब्लास्ट हो जाए या फिर इसमें क्या लग जाए, आग। अब आखिर ये चेन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चेन हटाने से आग लगने का रिस्क आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इन सब सवालों को, अच्छा ये जो मैंने बात बताई मैंने कहीं हवा में से उठा के नहीं बताई, ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, मैंने इस स्लाइड के अंदर इसका क्वेश्चन इंक्लूड किया है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कौन से ईयर में आया है, क्या क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था वो, और उसका जवाब आप दे पाओगे अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी तो। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने सारे सवाल थे। जब हमने उन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो उनके जवाब पर एक वर्ड हम लोगों को मिला, और जो वर्ड हम लोगों को यहां पर नजर आया इन सभी सवालों के जवाब के तौर पर, वो कौन था, चार्ज। इसका मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सब के पीछे का रीजन क्या है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर चार्ज होता क्या है। तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं चार्ज से। व्हाट इज चार्ज। लेकिन एक बात सुनिए, आप लोग ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम हीट, टेम्परेचर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में अलग अलग चीज़ों को पढ़ने के लिए अलग अलग ब्रांचेस बना रखी है। जैसे मोशन को पढ़ने के लिए काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स बना रखा है। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, सबकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। आपने एक और ब्रांच पढ़ी होगी 11th में जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे ही फिजिक्स की अलग से एक ब्रांच बनाई गई है जिसके अंदर हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, और उस ब्रांच का एक नाम रखा गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीनिंग, यहां पर ध्यान से देखिए, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आप देखेंगे ना तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिनमें से एक शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा कौन सा, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो मोटे तौर पर बोला जाए तो इस पूरे शब्द का मतलब होता है चार्ज इज एट रेस्ट। इट मींस दैट, कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऐसे चार्जेस की स्टडी करते हैं जो रेस्ट पर होते हैं, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तभी तो लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, पता लग गया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम शुरुआत करते हैं चार्ज के बारे में पढ़ने की, लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों से डिस्कस करते हैं, और वो बात ये है कि क्लास 12th के अंदर 2 किताबें हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 का अगर पूछे कि सिलेबस क्या है तो मोटे तौर पर आप एक वर्ड बोल सकते हो, सर उसका सिलेबस चार्ज ही है। उसमें जितने टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चार्जेस से रिलेटेड ही हैं। तो आप इस पार्ट 1 में चार्ज से रिलेटेड कई सारी बातें सीखोगे, चार्ज से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानोगे। तो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो मान लीजिए ये एक चार्ज है, आप इस चार्ज की स्टडी जब करेंगे ना तो वो 3 सिचुएशंस में कर सकते हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन होगी वो एक ऐसी होगी कि आप ऐसे चार्जेस को पढ़ो जो किस पर हो, रेस्ट पर, और इसी वाली सिचुएशन को नाम दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि वो चार्जेस जो किस पर है, रेस्ट पर। दूसरे, आप ऐसे चार्जेस को पढ़ोगे जो होंगे किस में, मोशन में,
और लेकिन जब ये मोशन में होंगे तब मोशन के दौरान इनकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कैसी होगी, बिल्कुल कांस्टेंट। और तीसरी सिचुएशन होगी कि चार्जेस अभी भी मोशन में ही होंगे, लेकिन अब की बार उनका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, इस बार उनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। ये चीजें आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तब वो क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मोशन में है वेलोसिटी कांस्टेंट है तब उनसे क्या क्या दिखता है, और जब वो मोशन में है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है यानी कि एक्सेलरेटेड है तब उनमें क्या दिखता है। इनके बारे में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे जैसे जो जो चीजें आती जाएंगी आप पढ़ते जाओगे। जब आप ये सब पढ़ लोगे तब आपकी क्लास 12th की फिजिक्स की पहली किताब खत्म हो जाएगी। शुरुआत के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम उन चार्जेस को पढ़ेंगे जो किस पर है, रेस्ट पर, और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 किसका, NCERT का, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये मोटे तौर पर समझाया। अब हम आते हैं आगे की बात पर। अब सवाल आता है, सर जी बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, किसे कहा जाता है, ये चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं, सुनना ध्यान से। आसान भाषा में अगर कहा जाए, कहते हैं जितना भी मैटर है ना वो सारे का सारा मैटर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि एक तरह से कहा जाए एटम से मिलकर के बने। अगर कोई पूछे व्हाट इज एटम एक आसान भाषा में, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो इसका टुकड़ा एक छोटा आ जाएगा, और काटूं तो ये और छोटा हो जाएगा, और काटूं तो ये और छोटा हो जाएगा। इसे काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, तब तक काटो जब तक सबसे छोटा टुकड़ा ना आ जाए। और वो सबसे छोटा जिसे आप बोलो बस अब इसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, उस सबसे छोटे टुकड़े को बोलते हैं एटम। दुनिया की हर मटेरियल चीज ना किससे बनी है, एटम से। जब हमने एटम को देखा क्या ये भी किसी चीज से बना है, तो पता चला जी हाँ एटम भी और चीजों से बना है। किन से बना है जी, एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इन्हीं को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर बोल देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। कहते हैं इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है जिसे क्या बोलते हैं, चार्ज। जैसे ये एक पेन है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है जी, ये दिखने में ब्लैक कलर का है, ये लाल रंग का लिख देता है, ये लेंथ इसकी ज्यादा है, पतला है, पीछे से ज्यादा पतला आगे से थोड़ा मोटा है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। ऐसे ही जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके पास भी कई सारी प्रॉपर्टी होती है, जिनमें से एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं चार्ज। आखिर चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी, कहते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जिसकी वजह से वो किसी दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के उसे अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, लेकिन दूसरे वाले एलिमेंट्री पार्टिकल के पास भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मीनिंग समझना, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। साइंटिस्टों ने ये पता करने की कोशिश की कि किसके पास ये प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने एक छोटा सा काम किया। इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन को रखा, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स। वो समझ गया इसके पास ये प्रॉपर्टी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है। उन्होंने दोबारा से यही चीज रिपीट की। अब की बार एक प्रोटॉन के पास एक प्रोटॉन को रखा, प्रोटॉन ने प्रोटॉन को रिपेल किया, इस पर भी फोर्स लगा। हमने बोला यार ये भी फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मतलब इसके पास भी ये प्रॉपर्टी, मतलब प्रोटॉन के पास भी क्या है, चार्ज। लेकिन जब हम लोगों ने अलग काम किया, इस बार हम लोगों ने एक न्यूट्रॉन के पास एक न्यूट्रॉन को रखा, तो न्यूट्रॉन ने न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा के इसे अट्रैक्ट और रिपेल नहीं किया। इसका मतलब हमने बोला इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब इसके पास चार्ज नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है, मगर न्यूट्रॉन चार्ज्ड नहीं है, न्यूट्रॉन चार्ज नहीं है। अब ये चीजें जब पता लगी तो हमने देखा यार दुनिया की हर चीज किससे बनी है जी, एटम से। और एटम के अंदर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास क्या है, चार्ज है। तो इसका मतलब बोल दो कि जितना भी मैटर है सबके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। इसका मतलब सभी मैटर के अंदर क्या मौजूद है, चार्ज के छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास क्या मौजूद है, चार्ज। तो आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जिसकी वजह से ये किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा के, उन्हें इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। वैसे आप देखेंगे तो मैटर के टर्म्स में लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग पाता है। अगर चार्ज है तो फोर्स लगेगा, चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं लग सकता।
अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज ना एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। हम अपने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल क्यू से। वैसे अगर देखा जाए तो आपके सामने तीन मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब आप ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो इस पूरे चैप्टर के दौरान आपको इन तीनों पार्टिकल्स की जरूरत बार बार पड़ सकती है। हालांकि न्यूट्रॉन की जरूरत भले ही ना पड़े, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पड़ेगी। इसलिए मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज यहां पर लिख रहा हूं, उनके मासेस लिख रहा हूं। आपको इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरे साल में इतनी बार रिपीट होंगे कि खुद ब खुद आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो यहां पर लिखा है पार्टिकल, पहला इलेक्ट्रॉन, यहां पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने लिख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस का। अच्छा, ये जो नंबर देख रहे हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इस नंबर को ई से दिखाया जाता है, इसलिए आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल दो सर ये क्या है? -e। ऐसे अगर मैं बोलूं प्रोटॉन का चार्ज कितना है, तो प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव। आप इसे लिखना चाहे तो यहां पर क्या लिख देंगे? प्लस का ई। और न्यूट्रॉन तो सबको पता है जी, इसके पास चार्ज होता ही नहीं, तो इसका चार्ज कितना है? 0। अगर मैं मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम्स। अगर बात करें प्रोटॉन की तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम्स। और अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम्स। देखो वैसे बताऊं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ना हम सेम ले लेते हैं, बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो प्रोटॉन के मास में 1.672 होता है और न्यूट्रॉन के मास में 1.674। इसका मतलब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली जरा सा बड़ा होता है, लेकिन हम 12th क्लास में इन दोनों के मास को लगभग कैसा लेके चलेंगे? सेम। मैं फिर बता रहा हूं, आपको इसे रटना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आप देख लीजिए, जब आपको जरूरत पड़े आप ये स्लाइड खोलना, देखना और अपना काम कर लेना। ये इतनी बार रिपीट होगा कि आपको ये चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब जो टॉपिक है वो है टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये बात सभी लोगों को पता है। तो यहां पर लिखा हुआ है देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पहला है पॉजिटिव और दूसरा कौन सा है? नेगेटिव। और आपको ये भी पता है कि लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। इट मीन्स कि जब हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज रखा, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। लेकिन जब हमने एक नेगेटिव चार्ज रखा, एक और नेगेटिव चार्ज रखा, इन्होंने भी एक दूसरे को क्या कर दिया? रिपेल। मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा था? दिस इज द रिपल्सिव फोर्स। लेकिन जब हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, साथ में रखा एक नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव को नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया। इस बार इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा था? दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था। मैंने इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये चीजें आप अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे मैंने बस ये दो बातें लिख दी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले और फिर उसके बाद लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो यार, मैं इस क्लास के दौरान ना आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत हम बातें वगैरह कर लेंगे, लेकिन फिर भी मेरा पूरा मोटिव ये रहेगा कि आप लोगों को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ा दूं। यूं समझ लेना, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन कभी कभी मैं बकवास कर भी सकता हूं। आई विल ट्राई कि मैं ना करूं। मैं यही चाहूंगा कि पूरी क्लास के अंदर अगर आप 1 घंटा मुझे दे रहे हैं यहां पर, तो उस 1 घंटे में आप लोग अच्छे से ढंग से पढ़ के जाओ, ताकि क्लास खत्म होने के बाद आपको लगे कि हाँ यार, आज मैंने ना कुछ नई चीज सीखी जो मुझे आज से पहले नहीं पता थी। तो मैं इसके अंदर ज्यादा वक्त नहीं लगा रहा। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक और बहुत आसान सा। अच्छा, आप लोगों की क्लास ऐसे ही चलेगी कि आप लोगों को थ्योरी कंसेप्ट पढ़ाता चलूंगा और साथ साथ में उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई के, नीट के, आईआईटी के सबके मिक्स क्वेश्चन होंगे। आपको इससे कोई लेना देना नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा सभी सवालों में लिख दूं कि कौन सा सीबीएसई का एग्जाम है, किस ईयर में आया था, वो सब कुछ रहेगा धीरे धीरे। तो कुछ सवाल कॉन्सेप्ट की वजह से डाले जाएंगे, ताकि आपने जो सीखा है वो आप तुरंत अप्लाई करके देख लो कि अच्छा सवाल ऐसे आ चुका है और आपने जो चीज सीखी है क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो देखिए जरा लिखा क्या है। एक छोटा सा सवाल है, ए सोप बबल इज गिवन पॉजिटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। कह रहे हैं एक सोप बबल है,
सोप बबल मतलब एक साबुन का बुलबुला है, ये रहा मान लीजिए एक सोप बबल, ठीक है। इसको कौन सा चार्ज दिया गया? पॉजिटिव चार्ज। तो लो जी, मैंने इसको इधर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव। हमने इसको कौन सा चार्ज दे दिया? पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें से 4 ऑप्शन पूछे हैं। देन इट्स रेडियस। नंबर ए इंक्रीजेस, नंबर बी इंक्रीजेस इफ चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इन पॉजिटिव नहीं होगा भैया, ये चार्ज होगा इज पॉजिटिव, if charge is positive. If charge is positive, अगर चार्ज हो वो कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो हाँ ये चीज अब सुनिए ध्यान से। तीसरा ऑप्शन डिक्रीजेस इफ द चार्ज इज नेगेटिव और डी इज नॉट अफेक्टेड। अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो आप जानते हैं ना पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। सारे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब ये सारे एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे और ये चार्जेस जो है वो बबल के ऊपर ही है, जिसकी वजह से बबल का साइज बढ़ेगा क्योंकि सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। इसका मतलब आपने अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इसका रेडियस बढ़ेगा क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अब इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंक्रीजेस। अब कई बच्चों के मन में आएगा सर बी क्यों करेक्ट नहीं है? बी इसलिए नहीं करेक्ट क्योंकि इसमें लिखा है इंक्रीजेस इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। कह रहा है सिर्फ तभी इंक्रीज करेगा जब चार्ज पॉजिटिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ये सारे पॉजिटिव हटा दूं और इन पॉजिटिव की जगह पर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दे दूं, भाई तभी भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो खाली ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज दोगे तभी रिपेल करेंगे, तभी साइज बढ़ेगा। आप इसको या तो नेगेटिव चार्ज दे दो सारे का सारा, या सारा पॉजिटिव चार्ज दे दो, दोनों ही केसेस में इसका साइज बढ़ेगा क्योंकि सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता है कॉज ऑफ चार्जिंग। भैया ये जरूरी चीज है, आखिर चार्जिंग होती क्यों है, इसके पीछे की वजह है क्या? अब हम आपको एक कहानी समझाते हैं, बड़े ध्यान से और गौर से सुनिएगा। व्हाट इज द रीजन फॉर चार्जिंग? चलो पहले अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, पता है साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ग्लास रॉड ली और एक सिल्क का कपड़ा लिया। जब ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े को आपस में रगड़ा गया तो रगड़ने के बाद देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग गए? अट्रैक्ट। अब उनके मन में ये सवाल था कि आखिर रगड़ने पर ऐसा हुआ क्या कि ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो रखा है इसके अंदर? ये चीज जानने के लिए उन लोगों ने ग्लास और सिल्क को रगड़ा और सोचा कि रगड़ के देखते हैं होता क्या है। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि ग्लास जो है वो ग्लास के एटम से बना है, सिल्क जो है वो सिल्क के बहुत सारे एटम से बना है। इसका मतलब ग्लास को सिल्क से रगड़ने का मतलब है कि ग्लास के एटम को सिल्क के एटम से रगड़ना। और मान लीजिए यही चीज समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने 2 एटम ले लेता हूं। मान लीजिए एक एटम ग्लास का ले लिया और एक एटम किसका ले लेते हैं? सिल्क का। या फिर एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए और इस वाले एटम का नाम क्या रख देते हैं? बी। आपको पता है कि इन्हीं एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये आपके पास इसका न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मैं न्यूट्रॉन हटा रहा हूं क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, मैं सिर्फ प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा हूं। और इसके अंदर भी प्रोटॉन है। सपोज कर लीजिए इसमें 10 प्रोटॉन है और इसमें भी 10 ही प्रोटॉन है। अच्छा 10 प्रोटॉन है तो बाहर की तरफ 10 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी 10 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि बताना जरा टोटल चार्ज दोनों एटम पर कितना कितना है, तो आप एक चीज बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने बताया था -e और एक प्रोटॉन का चार्ज आपने बताया था प्लस का e। तो अब हम इसके हिसाब से इनके चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। एक बार देखना जरा ध्यान से। अगर मैं बोलूं इसके पास टोटल कितना चार्ज है तो आप बोलोगे सर 10 प्रोटॉन के 10 पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस का 10e और 10 इलेक्ट्रॉन के 10 नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस का 10e। इन दोनों को जोड़ देंगे तो +10 -10 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 0। इसका मतलब इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए इसके ऊपर नेट चार्ज जो आया वो कितना आया? 0। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलोगे ठीक है सर इसके साथ भी यही कर लो। इसके पास भी 10 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का चार्ज e, तो 10 प्रोटॉन का चार्ज +10e और 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -10e। दोनों को जोड़ दें तो आपका नेट कितना निकल के आ जाएगा? 0। इसका मतलब इसके पास भी चार्ज 0 और इसके पास भी चार्ज क्या है? 0। आप जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाओगे तो ये एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल, क्योंकि दोनों के पास ही नेट चार्ज कितना है? 0 है भाई। अब अगर मैं किसी तरह से किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे एटम में डाल दूं,
जैसे सपोज कर लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला और इसके अंदर भेज दिया मैंने, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 8, और अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12। तो आप बोलोगे सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए ज्यादा। अब पता करें इनके पास कितना कितना चार्ज मौजूद है। तो अब अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर प्रोटॉन तो उतनी है, तो 10 प्रोटॉन के प्लस का 10e चार्ज और 8 इलेक्ट्रॉन के माइनस 8e चार्ज। जब आप इसे माइनस करोगे 10 माइनस 8 कितना बचेगा 2e। इसका मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पर जो चार्ज हमें देखने को मिला वो 2e दिखा और वो भी कैसा पॉजिटिव। इसका मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव। और यही इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर गया, अब इसका पता करें फाइनल चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 प्रोटॉन का चार्ज e, तो 10 प्रोटॉन का टोटल चार्ज 10e। और इसी तरीके से 12 इलेक्ट्रॉन का जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो माइनस का 12e, और 10 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 2e। तो आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां देने पर जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया उस पर कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव। तो इट मीन्स ये पता लगा कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दो। अगर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन रहेंगे तब उसके ऊपर नेट चार्ज कितना रहेगा 0। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम और ज्यादा होंगे तो बॉडी के पास नेट चार्ज 0 नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर कैसा होगा ज्यादा नेगेटिव। डिपेंड करता है इस बात पर कि इलेक्ट्रॉन निकाला है या फिर इलेक्ट्रॉन डाला है। आप ऐसे मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है अपने साथ अपना नेगेटिव चार्ज ले जाता है और पीछे छोड़ जाता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, इसलिए इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, या यूं कहिए 2 प्रोटॉन जितना पॉजिटिव चार्ज, और जब ये इसके अंदर चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना नेगेटिव चार्ज ले आए, इसलिए इसके पास कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। अब बात ये आती है सर समझ में तो आ गया कि चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन का निकलना या किसी दूसरे में इलेक्ट्रॉन का एंटर होना यही चीज जिम्मेदार है। लेकिन ये बताओ आखिर इलेक्ट्रॉन अपने आप एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा क्यों। अब मैं आपको कहानी समझाता हूं। मैंने आपको क्या कहा कि हमने ग्लास रॉड ली और सिल्क लिया और आपस में रगड़ा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रगड़ने पर दोनों की दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। क्यों चार्ज हुई इसकी एक वजह है। जब आप 2 चीजों को आपस में रगड़ते हैं, आप अपने हाथों को लीजिए और आपस में ऐसे कस कस के रगड़िए। जब आप रगड़ोगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो हीट एनर्जी इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, और जब इनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक एटम से दूसरे एटम में चले जाएंगे। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और इस तरीके से 2 बॉडीज को रगड़ने पर एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पर नेगेटिव, और इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट। और इस तरीके से रबिंग करने पर, फ्रिक्शन करने पर 2 बॉडीज चार्ज हो जाती हैं, और दोनों पर जो चार्ज आता है वो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट आता है। एक पर जितना पॉजिटिव दूसरे पर उतना नेगेटिव। यही वजह थी कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ रहे थे तब ना सिल्क भी चार्ज हुआ, ग्लास भी चार्ज हुआ। ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क पर नेगेटिव, और इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जब हमने इन दोनों को अट्रैक्ट होने दिया और इनको आपस में चिपकाया तो दोनों के चिपकने के बाद जब इनको दोबारा दूर किया तब देखा कि इनकी अट्रैक्शन करने वाली प्रॉपर्टी खत्म। अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर रहे, ये दोबारा से नॉर्मल हो गए। अब दोबारा से इनका अट्रैक्शन खत्म। तब लोगों को एक चीज दिमाग में आई कि यार इनको रगड़ने पर इनमें चार्ज आ रहा है, लेकिन जैसे ही टच कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक दूसरे को क्या कर दे रही है कैंसिल। कह रहे ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे मैथ्स के अंदर +10 -10 कट के कितना हो जाता है 0। कह रहे ये भी एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को पूरे का पूरा कैंसिल कर दे रहे। इसीलिए इन्होंने काम किया कि क्यों ना हम चार्जेस को भी ना मैथ्स के इन्हीं साइन के बेसिस पर रख दें, और तब से बोलने लग गए कि चार्जेस 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनको हम पॉजिटिव बोल देते हैं और दूसरे वो जिनको हम क्या बोल देते हैं नेगेटिव। और इस तरीके से पता लगा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भैया व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, तो आप बोल देना द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बस यही होता है कॉज ऑफ चार्जिंग। कोई बोले कि भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्यों, तो बोल देना भैया फ्रिक्शन करोगे, जब आप रगड़ोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी लेके एक एटम से दूसरे एटम में चला जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए अगली स्लाइड में यहां पर लिखा हुआ है The cause of charging is the actual transfer of electrons from one material to another during rubbing। तो ये था cause of charging। अच्छा, कई लोग ना
ऐसा बोल देते हैं कई बार, कई बच्चे ऐसी गलती कर बैठते हैं, वो कहते हैं सर ये एक बॉडी है, ये ए है, ये दूसरी बॉडी है, इसको मैंने इससे टच कर दिया, इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के इसमें चला गया। याद रखना कभी भी पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी निकल करके नहीं जाता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता किसके पास है? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। आपको पॉजिटिव चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए आपको न्यूक्लियस तोड़ के प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा, और न्यूक्लियस को तोड़ना आसान काम नहीं होता, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन करानी पड़ती है जिसमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ऐसे हाथ रगड़ोगे और न्यूक्लियस टूट जाएगा और प्रोटॉन निकल के प्रकट हो जाएगा और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाएगा? तो ऐसा मत बोलना कि पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। जब भी ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने से बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के एंटर होने से बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए साफ साफ लिखा है प्रोटॉन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रबिंग। रबिंग के दौरान प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। अरे ध्यान रहेगी बात सब लोगों को। मैं एक बारी पानी पी लेता हूं। इसमें ना थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब चीजें आएंगी, बट आप शुरुआत में सारी चीजें देखना ढंग से। चलो अब हम आगे की बात करते हैं। एक छोटी सी चीज सुनना, ये नोट में लिखी है मैंने। आप एक बात बताओ, क्या किसी बॉडी को चार्ज करने से उसके मास पर भी असर पड़ेगा? सोचो। चलो एक बार देखते हैं होगा कि नहीं। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक एटम है और ये रहा दूसरा एटम या बॉडी ही मान लो कोई। अब आपको पता है कि इनके अंदर ना कुछ इलेक्ट्रॉन भी है, कुछ प्रोटॉन भी है। चलो मान लेते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही इसके अंदर प्रोटॉन है, और सपोज कर लेते हैं कुछ इसमें न्यूट्रॉन भी है। चलो हम उसको छोड़ रहे हैं अभी। ऐसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 10 प्रोटॉन है। मैं बोलूँ भाई मुझे ना बताओ इस एटम का टोटल मास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें जितने पार्टिकल हैं सबका मास निकाल के जोड़ दो, आपको इसका मास मिल जाएगा, और इसका भी ऐसे मिल जाएगा। तो आपने अगर ये बोला कि इसका मास निकालना, तो इसमें जितने पार्टिकल है सबका मास निकाल लो, जोड़ दो, आपको इसका मास मिल जाएगा। अगर मैं इसे चार्ज कर दूं फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल दूं, तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिए, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। इस पर कैसा चार्ज आ गया? आप बोलोगे नेगेटिव। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए उस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, यानी कि ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, लेकिन पार्टिकल्स तो कम हो गए ना। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, पार्टिकल्स कम हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास क्या हो जाएगा? कम। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसमें पार्टिकल ज्यादा हो गए, तो इसका मास कैसा हो जाएगा? ज्यादा। यानी कि आपसे कोई पूछे कि क्या बॉडी को चार्ज करने पर उसके मास पर भी असर पड़ेगा, तो आप बोलोगे जी हाँ पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वो हमें नजर नहीं आता, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बहुत थोड़ा सा। वही बात यहां लिखी है, एज एन इलेक्ट्रॉन हैज अ फाइनाइट मास। भैया इलेक्ट्रॉन का कुछ भी थोड़ा बहुत ही, लेकिन कुछ फाइनाइट मास होता है। हाँ, देयरफॉर देयर ऑलवेज अकर सम चेंज इन मास ड्यूरिंग चार्जिंग। इसलिए चार्जिंग के दौरान थोड़ा ही सही, लेकिन मास में चेंज होगा ही होगा। द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेस। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, एंड मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली इंक्रीजेस। और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपको यह बात समझ में आई है तो ये रहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल, इसका जवाब दीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। ये है क्वेश्चन, क्या लिखा है? 2। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम एक कर चुके हैं। यहां पर ना भाई नंबर लिखे रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ये जो 1 2 3 4 लिखा रहेगा ना, ये वो क्वेश्चन होंगे जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किए इसके अंदर, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाने के लिए, या प्रीवियस ईयर में अगर रखा है तो उनके लिए। बाकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो उनके अंदर ना आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एग्जाम्पल एनसीईआरटी 1.1 या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.2, तो वो दिखेगा। बाकी ये वाला सीरियल नंबर फॉलो करते रहना 1 2 3 के मैं एक क्वेश्चन करा चुका, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब सुनो, 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ए एंड बी। 2 मेटालिक स्फीयर है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। एक ये रहा स्फीयर और ऐसा ही एक दूसरा स्फीयर ये रहा, और एक का नाम है ए और एक का नाम क्या है बी।
हैव इक्वल मासेस, दोनों का मास भैया बिल्कुल सेम है, इसका भी मास m, इसका भी मास m। स्फीयर A इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर A को हमने कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव, मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। एंड स्फीयर B इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, इसको हमने कुछ नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिए बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से। देन तब आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो मुझे पता है सब लोग समझदार हो, सबको पता आंसर क्या है, बट मैं फिर भी एक बारी बता देता हूं। अब इन्होंने बोला है कि मास जो ए का है वो कम हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और बी का मास बढ़ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी कि मास ऑफ ए कम होगा और मास ऑफ बी ज्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मतलब ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए। हाँ, अब बारी आती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी। आखिर ये है क्या, आप मेरी बात सुनो ध्यान से, देखिए। अच्छा, मुझे ये पता है कि अगर मैं इसे रब करता हूं तो रब करने से ये चार्ज हो जाता है, लेकिन क्या तुम आंखों से देख के बता दोगे कि ये चार्ज है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं सर, मुझे क्या पता ये चार्ज है कि नहीं, क्योंकि चार्ज हम आंखों से नहीं देख पाते। अब जरूरत पड़ी कि कोई ऐसा अपैरेटस, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो हमारी मदद करे ये पता करने में कि भैया ये बॉडी चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है, ये पता करने में कि इसके पास चार्ज कम है या फिर कैसा है, ज्यादा। इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाई, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे हमने नाम दिया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आखिर ये है क्या, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। पहले यहां पर ना एक चीज सुनिएगा ध्यान से, देखो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो बना है GLE से। यहां G का मतलब है गोल्ड, गोल्ड, L का मतलब है लीफ, L इज लीफ, और उसके बाद E का मतलब है इलेक्ट्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका मीनिंग क्या है, गोल्ड मतलब सोना, लीफ मतलब पत्तियां, और ये जो इलेक्ट्रोस्कोप देख रहे हैं ना, आपने नाम सुना होगा माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब देखना, ऐसी डिवाइस जो छोटी चीजें दिखाए उसे बोला माइक्रोस्कोप, ऐसी डिवाइस जो दूर की चीजें दिखाए उसे बोला टेलीस्कोप, और इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी डिवाइस जो ये दिखाए इलेक्ट्रो, जिसकी इसके पास चार्ज है या नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें सोने की पत्तियां लगी होती है, तो सोने की पत्तियों से बना हुआ जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसी को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, ये बनाना बड़ा आसान है, आप घर पर भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। हम ना एक काम करते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, मुझे एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, मैं वेट, जैसे अभी एक मिनट रुकना, हाँ ये रहा, ये मुझे एक पेपर मैं ले आया, ये कागज़ है भाई, इतना अमीर हूं नहीं कि गोल्ड की पत्ती लेके आऊं, ये कागज़ की पत्ती है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ना इस तरीके से लिया और फोल्ड कर दिया, देखना भाई ध्यान से, एकदम तरीके से, तमीज से और इज्जत के साथ देखना भाई, ये मैंने ऐसे कर दिया। अब इसके बाद मैंने इसको कस के यूं फोल्ड कर दिया ढंग से, एकदम रगड़ के, और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे हाथ पे ला करके यूं रख दिया। जब आप इसे देखोगे ना तो आपको इसके बीच में ना थोड़ा सा गैप नजर आएगा। चलो एक काम करते हो, और ढंग से रगड़ देता हूँ इसको, सही से रगड़ के, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से गैप आ गया इसके अंदर। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इससे ना इसके जो दोनों के दोनों ये फ्लैप्स हैं, ये वाला फ्लैप और ये वाला फ्लैप, इसे चिपका नहीं पाओगे, ग्लू लगाओगे तब चिपक पाएगा, ऐसे रगड़ के आप इसे कभी भी चिपका नहीं सकते, इनके बीच में गैप रहेगा ही रहेगा। क्यों, कोई बता सकता है? खैर मैं ही बता देता हूं, ठीक है। जब आप इसे इस इरादे से फोल्ड करते हो कि मैं इसे चिपका दूंगा, तो आप इसे कस कस के रगड़ रहे होते हो। रगड़ने से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से चार्ज आता है, और जो चार्ज इस ऊपर वाले फ्लैप पर आता है वही सेम चार्ज इस नीचे वाले फ्लैप पर भी आता है, और दोनों पर जब सेम चार्ज आता है तो रगड़ने की वजह से दोनों के ऊपर चार्ज सेम आएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और रिपेल करेंगे, इस वजह से कभी भी एक दूसरे से चिपक नहीं सकते। आप इन्हें जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ज्यादा चार्ज आएगा, उतना ज्यादा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव, इसलिए आप इन्हें मिला नहीं पाओगे, इनके बीच में गैप रहेगा। इसी लॉजिक का यूज किया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए। अच्छा, ये बनाना बड़ा आसान है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। यहां पर छोटा सा आप एक काम कीजिए, इस तरीके से ना एक बॉटल ले लीजिए, एक कांच की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल, कोई भी एक बक्सा, कुछ भी जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर आप देख सके। मान लो ऐसे एक बॉटल ले ली,
इस बॉटल पर ना मैंने क्या किया, एक रबड़ का ढक्कन लगा दिया, ये एक रबड़ का ढक्कन लगा दिया। इसके अंदर ना मैंने एक मेटल की रॉड ली और वो रॉड ला करके इसके अंदर इंसर्ट कर दी। यहाँ पर मान लीजिए ये रही आपकी मेटल की एक रॉड, और ना ऊपर से इस रॉड को थोड़ा सा मोटा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ खास नहीं है, ये रॉड ही है। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, तुम्हें दिक्कत ना हो। ये क्या है, दिस इज द मेटल रॉड, ये एक मेटल रॉड है। और ये क्या है जी, ये ग्लास है, दिस इज द ग्लास। ग्लास या प्लास्टिक, कांच, कुछ भी हो सकता है। ये रबड़ है, ये इसको बोलते हैं मेटल नॉब। दिस इज कॉल्ड मेटल नॉब, ये मेटल नॉब है। अब हम क्या करते हैं, ऐसी ही सोने की 2 पत्तियां लाते हैं या फिर इस तरीके से भी, और इसे ला करके ना यहाँ पर चिपका देते हैं। ऐसे लगा दिया जाता है इस तरीके से। एक गोल्ड लीफ ये रही, दूसरी वाली गोल्ड लीफ ये रही। तो इसे मैं लिख देता हूँ, दीज आर द गोल्ड लीव्स। गोल्ड लीव्स, ये सोने की पत्तियां हैं, दीज आर द गोल्ड लीव्स। यहाँ गोल्ड लीव्स लगा दिया, लो जी बस तैयार हो गया बन करके हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब बात ये थी, सर बन तो गया, आखिर ये करेगा क्या, इससे होगा क्या, और कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं। तो ये भैया बड़ा आसान काम है पता करना। आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपके पास पहले से कोई एक रॉड है और इस रॉड के पास कुछ चार्ज है, सपोज कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज। मैं एक काम करता हूँ, नेगेटिव चार्ज का रंग बदल देता हूँ ताकि आपको दिखे। मान लो इसके पास नेगेटिव चार्ज है और आपको ये पता करना है कि इसके पास चार्ज है या फिर नहीं। जैसे ही आप इस रॉड को इस मेटल नॉब से लाके टच करोगे, वैसे इसके पास लाने से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप जैसे ही टच करोगे, टच करते ही इसका कुछ नेगेटिव चार्ज इस मेटल रॉड के अंदर चला जाएगा और नीचे आते आते इस गोल्ड लीफ पर भी पहुंच जाएगा वही चार्ज, और इस पर भी वही चार्ज पहुंच जाएगा। अब क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज आ गया, दोनों पत्तियां पहले ऐसे लटकी हुई थी, अब दोनों पे सेम चार्ज आएगा तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये पत्तियां खुल जाएंगी। बस पत्तियां खुल गई, समझ लेना भैया हमारी रॉड के पास क्या था, चार्ज। अगर पत्तियां कम खुली तो चार्ज कम था, पत्तियां ज्यादा खुली तो चार्ज ज्यादा था, और अगर पत्तियां नहीं खुली तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके पास चार्ज ना हो या इतना कम हो कि ये पत्तियां खुल ना पाई हो। इसका मतलब ये है कि पत्तियों का खुलना, इनका ओपन होना, यही इंडिकेट करता है कि इसके पास चार्ज है या फिर नहीं। और ये जितना ज्यादा पत्तियां खुलेंगी इससे पता लगेगा कि इसके पास चार्ज उतना ज्यादा है। एक बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा अपैरेटस है जिसकी मदद से खाली पता किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है चार्ज है या फिर नहीं। ये चार्ज को मेजर नहीं करता, ये नाप के नहीं बताएगा कि भैया इसके ऊपर 10 कूलाम चार्ज है, 20 कूलाम चार्ज है, 50 कूलाम चार्ज है। इट डिटेक्ट द चार्ज ओनली, ये मेजरमेंट नहीं करता, सिर्फ पता करके बता देगा कि चार्ज आखिर है कितना। तो मैंने तो ये सब बना दिया, हालांकि आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है, देखो मैं एक बारी पढ़ देता हूं ताकि आपको, ये सब मैंने इसलिए किया ना ताकि कोई बच्चा अगर थ्योरी वगैरह लिखना चाहे तो एग्जाम में वो लिख पाए, और मैंने इसको बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में ही लिखा हुआ है यहां पर। इट इज अ सिंपल अपैरेटस टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी, बस इसी को। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स या बॉटल विद 2 थिन गोल्ड लीव्स अटैच टू इट्स बॉटम एंड। इसके बॉटम एंड पर हम लोग 2 सोने की पत्तियां लगा देते हैं। When a charged object touches the metal knob, charge flows onto the leaves and they diverge। और जब एक मेटल नॉब से हम रॉड को टच करते हैं तो चार्ज फ्लो करके पत्तियों तक पहुंच जाता है। The degree of divergence is an indicator of the amount of charge। और हमारी पत्तियां कितनी खुली वो इंडिकेट करता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कम है या फिर कैसा है, ज्यादा। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये हमें पता लग गया। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप गोल्ड से ही बनाओगे भाई, आप इसमें एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो जो फॉइल होता है ना जिसमें हम रोटी वगैरह लपेटते हैं उससे भी बन जाएगा, कागज से भी बना सकते हो, तो इन सब से ही बन जाएगा। गोल्ड वाला जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत छोटे छोटे चार्ज को भी इजीली डिटेक्ट कर पाता है, पता कर लेता है। लेकिन आप इसे घर पर भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, यूट्यूब पर टाइप करके देखना, बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगी। मैं भी अगर बना पाया तो मैं दिखा दूंगा एक बारी बना करके। चलो ठीक है, अब आगे की बात समझते हैं। हाँ, ये तो हो गया खत्म। नेक्स्ट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब जरा कहानी को गौर से सुनिएगा। देखिए, साइंटिस्टों ने जब सब्सटेंसेस को उठाया, उन्हें देखा, तो उन्हें यह पता लगा कि बहुत सारे सब्सटेंसेस में से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो अपने अंदर से चार्जेस को आसानी से फ्लो होने देते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मना करते हैं, अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने से रोकते हैं, इजीली अपने अंदर से चार्जेस को जाने नहीं देते। तब साइंटिस्टों ने सोचा कि जो सब्सटेंसेस अपने अंदर से चार्जेस को इजीली जाने देते हैं उनका अलग नाम रख देते हैं, उन्हें उन्होंने नाम दे दिया कंडक्टर। और ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से चार्जेस को इजीली नहीं जाने देते उनको, या यूं कहिए नहीं जाने देते, उनका नाम क्या रख दिया गया, इंसुलेटर्स। ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर है।
एनिमल बॉडी एक कंडक्टर है, जितने भी मेटल्स हैं सब के सभी क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। भाई आप लोग जब कभी भी सपोज कर लीजिए कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक वायर छू लो, छू मत लेना, सपोज करने के लिए बोला, तो जब आप छूओगे ना तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्यों लगेगा, मैं थोड़ा सा एक बात समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। पता है करंट कब बनता है, जब चार्ज चलता है। चार्ज कब चलेगा, ये चार्ज है किसके पास जी, इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन चलता है तो चार्ज चलता है, चार्ज चलता है तो करंट बनता है। अगर आप किसी क्लास में घर में बैठ के अभी पढ़ रहे हो तो उस वक्त आपने पंखा चला रखा होगा, लाइट जल रही होगी, घर के अंदर वायरिंग होगी, उन्हीं वायर्स के अंदर ना इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं क्योंकि उनके पास चार्ज है, उसी से करंट बन रहा है। अगर आप उनमें से किसी एक इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हो, छूते हो, तो वो चलने वाले इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी के अंदर भी घुस जाते हैं। और अगर छोटे 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से आपकी बॉडी में घुसेंगे तो आपके हाथ के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, या यूं कहिए जो आपके सेल्स हैं उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से आके उनसे टकराते हैं। जैसे ही टकराएंगे तो आपके हाथ को झटका लग गया, बिल्कुल ऐसे जैसे आप खड़े हो, मैं आपको धक्का मारूं तो आप पीछे की ओर झटका लगेगा, ऐसे ही हाथ पर बहुत तेज क्या लगता है, झटका लगता है, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। और वो सारे इलेक्ट्रॉन एंटर करके कहां पर चले जाते हैं, जमीन में। हमारी बॉडी कंडक्टर की तरह काम करती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देती है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर आप प्लास्टिक या ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पे जमीन पे कोई प्लास्टिक की शीट बिछी है, या आपने चप्पल या जूते पहन रखे हैं, जमीन के साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, तो वो जो प्लास्टिक की शीट, चप्पल, जूते, वो एक इंसुलेटर का काम कर रही है, वो अपने अंदर से चार्ज को जाने नहीं देती। ऐसे में अगर आप इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हो, छूते हो, तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ना फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने नीचे से चप्पल या फिर जूते यानी कि इंसुलेटर पहन रखा है। हालांकि अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। जब आप आगे पढ़ोगे जहां पर चार्जेस मोशन में होंगे तब इसको डिटेल में बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपको रटना ना पड़े इसलिए लॉजिकल बताने के लिए थोड़ा बता दिया। ये कॉन्सेप्ट अभी के लिए इतना जान लो, बाकी अच्छे से जो बेटर है क्या है इसका मीनिंग वो आप लोग तब पढ़ोगे जब मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, ये सब के सब क्या है, कंडक्टर्स। तो आप कह सकते हैं सर कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली फ्लो होने देते हैं। तो ये लिखा, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल में मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट एटसेट्रा। ग्रेफाइट जो है वो मेटल नहीं है, मगर फिर भी एक एक्सेप्शन है, ये भी कंडक्टर की तरह काम करता है। इंसुलेटर्स, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, ज्यादातर नॉन मेटल जैसे कि ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, इंसुलेटर, और ये अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते। अब आता है हमारे सामने चार्जिंग बाय मेथड ऑफ चार्जिंग आता है। तो हम एक काम करते हैं, इस मेथड ऑफ चार्जिंग को भी ख़त्म ही कर ले, ठीक है, थोड़ा टाइम है, कर लेता हूँ, फिर इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये वाला एक काम ख़त्म कर देते हैं। देखो भाई, अब आता है हमारे सामने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये है क्या, देखिए अब जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसे बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ऐसा कोई टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पुरानी वाली किताब में दे रखा था, नई वाली में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसे पढ़ना नहीं है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। बस आपको मैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, कोई थ्योरी नहीं होगी, बट आपके कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल सवालों में करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस के जवाब देने में मदद करेगा और कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेटर और बेहतर बनाने में ये हमारी मदद करेंगे। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, वैसे ना मैंने 3 लिखे हैं, हालांकि मैं सच बताऊं ना तो एक ही मेथड है चार्ज करने का, और वो ये है कि भैया इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल लो या इलेक्ट्रॉन को डाल दो, बस बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज। इलेक्ट्रॉन का निकालना और डालना यही एक तरीका है जिससे बॉडी चार्ज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने और डालने के 3 तरीके हैं, इसलिए बोल देते हैं भैया चार्ज करने के कितने तरीके हैं, 3। पहला होता है जिसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की, इस चीज को समझाते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक एक करके समझिएगा ध्यान से। अगर मैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करूं सिंपल मैनर में, तो ये तो मैं पढ़ा चुका आपको कि मान लीजिए अगर आप लोगों के पास इस तरीके की कोई भी एक बॉडी है, कोई एक कंडक्टर है या कोई भी एक चीज है, आप इसके पास में एक रॉड लेकर के आ जाओ ये,
और एक काम करो, रॉड क्यों ला रहे हैं, हाथ से रगड़ देते हैं। इसको लाए और इसको मैंने हाथ से रब कर दिया। अब जब आप इसे रब करोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज। और रीजन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब आप इसके ऊपर दो चीजों को ला करके आपस में रगड़ते हो, तो मान लो इन दोनों को मैंने रगड़ दिया, तो रगड़ने की वजह से एक के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और किसी एक पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो मान लीजिए ये रही एक रॉड और मैंने इसको रगड़ दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये मैंने बताया था कि अगर आप दो चीजों को आपस में रगड़ते हो तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव और जिसके अंदर जाते हैं उस पर नेगेटिव। इसी को कहा जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और कई लोग इसे चार्जिंग बाय रबिंग भी कहते हैं। तो इसके लिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता है, मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा। नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसी को चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी कहा जाता है। मान लीजिए, ध्यान से सुनना, कि आपको किसी एक बॉडी को चार्ज करना है। सपोज कर लीजिए ये रहा एक स्फीयर और मैं ना इसे चार्ज करना चाहता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो मैं पूछूंगा भैया कौन सा चार्ज देना है इसको, नेगेटिव या पॉजिटिव। मान लो आपने बोला सर एक काम करो इसको नेगेटिव चार्ज दे दो। मैंने कहा ठीक है नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। तो फिर ना मुझे एक बॉडी ढूंढ के लानी पड़ेगी जिसके पास पहले से ही कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए ये रही एक बॉडी जिसके पास पहले से ही कैसा चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए ये रही वो बॉडी। अब इसे लाइए और ला करके डायरेक्टली एक दूसरे से चिपका दीजिए या फिर एक तार से इसको जोड़ दीजिए, कंडक्टर से, कॉपर की वायर, सिल्वर की वायर, किसी भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ देंगे तो देखेंगे कि इसका कुछ चार्ज इसमें से निकल के इसके अंदर भी फ्लो करके आ जाता है। इससे ना यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चार्ज पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से इसका कुछ चार्ज जब इसके पास आ जाएगा तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज। आपने इस बॉडी को चार्ज कर तो दिया, लेकिन कैसे, बाय मेकिंग अ कॉन्टैक्ट। या तो तार से कॉन्टैक्ट कर दो या डायरेक्टली टच कर दो। किसी भी बॉडी को किसी दूसरी चार्ज बॉडी के साथ टच करके कांटेक्ट बना करके चार्ज करना, इसी फिनोमेना को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, या इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। इसका कुछ चार्ज इसमें से निकल के इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, अगर दोनों का साइज कैसा हो, सेम हो, अगर मैं यहां लिख देता हूं दिस इज द सेम साइज, अगर दोनों बॉडीज का साइज कैसा हो, सेम, तब ना दोनों ना बराबर बराबर चार्ज बांट लेंगे। मतलब मान लो अगर इसके पास इनिशियल जो चार्ज था वो Q था, तो इसमें से आधा चार्ज इसके पास आ जाएगा, आधा चार्ज इसके पास आ जाएगा, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों का साइज कैसा होगा, सेम। यानी कि दोनों के दोनों मिल करके टोटल चार्ज को आधा आधा बांट लेंगे, बशर्ते दोनों बॉडीज का साइज आइडेंटिकल होना चाहिए। अच्छा, अगर सर एक का बड़ा साइज हो एक का छोटा हो, तब कैसे कैसे चार्ज बटेगा, उसके लिए अलग से टॉपिक है जिसका नाम है शेयरिंग ऑफ चार्जेस, जो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए जो बता रहा हूं वो ये है। इसका मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी एक अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के साथ डायरेक्टली या फिर किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं और एक बॉडी का चार्ज निकल के कुछ चार्ज दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाता है और इस तरीके से दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। इसी मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, या इसी को कहा जाता है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे, अगला जो चैप्टर आएगा ना उसमें कैपेसिटर वगैरह है, तो वहां पर और बेटर तरीके से डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए जो चार्जिंग बाय कंडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां से आता है नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बॉडी को बिना छुए ही चार्ज कर देंगे। भाई कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं, देखना ध्यान से। जैसे सपोज कर लीजिए, सब लोग भाई ध्यान देना, अच्छे से समझना। मान लीजिए ये आपके पास कोई एक बॉडी है और मैं इसे चार्ज करना चाहता हूं। अच्छा, मैं इसे चार्ज करके जमीन पे रख दूंगा तो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, जमीन में। अब ये चार्ज करने के बाद चार्ज जमीन में फ्लो ना करे, इसलिए मैंने एक काम किया, इसके नीचे ना एक ना इंसुलेटर का स्टैंड रख दिया, यहां पर जमीन पर ऐसे बना दिया इसको, बस ताकि जब इसको चार्ज दूं तो ये चार्ज ना जमीन में फ्लो के चला ना जाए, खराब ना हो जाए। तो ये मैंने इस तरीके से इसको बना लिया। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक कुछ कॉपीज़ और बना लेते हैं। ये एक कॉपी ये बना ली हमने यहाँ पे, ठीक है, हाँ। एक कॉपी और बना लेते हैं, ये भी ठीक है। एक कॉपी और बना लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो और देख लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसे बना लिया। अब सबसे पहला सवाल,
मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ तुम इसको कौन सा चार्ज देना चाहते हो, कैसे चार्ज करो, बताओ। जो बोलोगे वही करूंगा, पॉजिटिवली चार्ज कर दूं या नेगेटिवली चार्ज कर दूं। चलो मान लो किसी ने बोला सर एक काम करो, इसको पॉजिटिवली चार्ज करो, ठीक है। अगर आप इसे चाहते हैं पॉजिटिवली चार्ज करना तो आप एक काम कीजिए, इसके पास एक रॉड लेके आइए जिसके पास पहले से ही कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि मैं इसे कौन सा चार्ज देना चाहता हूं, पॉजिटिव। अगर आप इस पे पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते हो तो आपको नेगेटिवली चार्ज रॉड लानी पड़ेगी। क्यों? ताकि वो नेगेटिवली चार्ज रॉड ना इसके पॉजिटिव को खींच के रोक सके अपने पास। अगर तुम इसे नेगेटिव चार्ज करना चाहते हो तो कौन सी रॉड लेके आओ जिसके पास पहले से कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव, ताकि वो पॉजिटिव किसको रोक के रख सके, इनके नेगेटिव को। तो मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड जैसे ही लेके आया, ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके नेगेटिव को रिपेल करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करके अपने से दूर भेजेगा, दूर भगाएगा, किसको, नेगेटिव को। और अगर नेगेटिव को दूर भगाएगा तो जब नेगेटिव इधर से इधर चले जाएंगे तो यहां पर कौन सा चार्ज आपको दिखना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान रहे 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव हैं तो 5 ही क्या दिखेंगे, नेगेटिव। याद रखना इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज है जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो इस पे नेट चार्ज कितना था, 0। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, बस इसने क्या किया, इसके पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लिया और नेगेटिव को अपने से दूर भगा दिया। हालांकि सच में बोला जाए तो नेगेटिव दूर चले गए, इसलिए पीछे क्या छूट गया, पॉजिटिव। मैंने कहा था पॉजिटिव कभी भी कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटॉन कभी कहीं नहीं जाते, बस उसमें से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसलिए वहां पे कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब यहां पर आ गया, नेगेटिव ने इसको रोक रखा था, हमने दोबारा से यही काम स्टार्ट किया, फिर से एक काम किया, यही वाला सेम डायग्राम ही वही है, अलग नहीं बना रहा भाई कुछ भी। तो यहां पर ना नेगेटिव चार्ज इस रॉड में पहले से मौजूद था, इसने इसके पॉजिटिव चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा हुआ था इस तरीके से। 5 पॉजिटिव चार्ज, यार एक काम करते हैं 4 बना देते, सोना सोना सा लगेगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं भी यहाँ पे 4 ही पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ। ये रहे पॉजिटिव चार्ज और 4 ही यहां पर कौन से चार्जेस थे, नेगेटिव। अब ना ये नेगेटिव चार्ज को ये वाले नेगेटिवली चार्ज रॉड ना रिपेल कर रही है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कहीं जा नहीं पा रहा। हमने एक काम किया, इसके उठाया और इसको उठा करके तार को ना जमीन से जोड़ दिया, तार से कनेक्ट करके इसको जमीन से जोड़ दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राउंडिंग करना या फिर अर्थिंग करना, कि भैया ग्राउंड से जोड़ दिया मतलब कर दी क्या, ग्राउंडिंग। अर्थ से जोड़ दिया मतलब क्या कर दी, अर्थिंग। अब ऐसा करने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस नेगेटिव चार्जेस को तो रिपेल कर रही है, मगर पॉजिटिव को क्या कर रही है, अट्रैक्ट। अब रिपल्शन की वजह से सारे नेगेटिव चार्जेस यहां से निकलेंगे और निकल करके भर 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 करते करते भाग के कहां चले जाएंगे, जमीन में, और नेगेटिव चार्ज चला जाएगा जमीन में। और जब ये नेगेटिव चार्ज जमीन में चला जाएगा तो अगले स्टेप में आप यहां पर ये देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा खिसका देता हूं, यहां पर इस जगह पर आपकी जो रॉड है वो जैसी थी अभी भी आप उसे वैसी रहने दीजिए। इस पर नेगेटिव चार्ज था तो यहां नेगेटिव ही रहने दीजिए। अब उसके बाद इसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रखा था तो ये हो रखा अट्रैक्शन पॉजिटिव का, और नेगेटिव चार्ज चला गया किसके अंदर, जमीन के अंदर फ्लो करके। और जब नेगेटिव चार्ज जमीन में फ्लो हो गया तो अब यहां पर मैंने इस तार को यूं लगे ही रहने दिया अभी फिलहाल दिखाने के लिए, और इस तरीके से अब इसके पास खाली कौन सा चार्ज बाकी रह गया, पॉजिटिव। देख लो बॉडी में से किसको निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन्स को। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन को निकालना या डालना यही मेन चार्ज करने का तरीका होता है, यही एक मेथड होता है बॉडी को चार्ज करने का। इलेक्ट्रॉन हमने निकाल के भेज दिया वहां पे। अब इसके पास खाली कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव। आप जानते हैं पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। तो ये सारे पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अब आप अपनी रॉड को हटा लीजिए, ये वाली तार हटा दीजिए, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज चारों ओर जितना दूर दूर जाके बैठ सकता है बैठ जाएगा और पूरी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, और इस तरीके से आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, वो भी बिना हमारे किसी नेगेटिव चार्ज को खराब किए या बिना चार्ज को ट्रांसफर किए। भाई इस रॉड ने इसको टच थोड़े ना किया, इसको छुआ थोड़े ना, इसका जो चार्ज था पहले उतना अभी भी इसका चार्ज है, इसका मतलब सब कुछ सेम था। ये जो प्रोसेस आपने देखा इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है किसी बॉडी को चार्ज करने का जिसमें हम सिर्फ एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेकर के जाते हैं और उस बॉडी को जमीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या फिर सिर्फ इसके नजदीक ले जाते हैं और ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव को सेपरेट कर देता है, दूर कर देता है। इसी फिनोमेना की मदद से हम बॉडी को चार्ज कर पाते हैं और इसी को बोल देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ भाई समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आपको एक चीज समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग, क्या है। तो ये तीनों के तीनों मेथड आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब एक बात सुनना,
ध्यान देना, फिर एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा तसल्ली से। एक दो जरूरी बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। सबसे पहली नंबर 1, एक जरूरी बात, क्या पहली जरूरी बात, मान लीजिए ये आपके पास इस तरीके का दो स्फीयर है, एक इंसुलेटर का बना हुआ है और एक किसका बना है, कंडक्टर का। तो सपोज कर लेते ये वाला इंसुलेटर है और ये वाला कंडक्टर है। अगर आप ना इन दोनों को रगड़ना स्टार्ट करो तो फ्रिक्शन की वजह से दोनों ही चार्ज हो जाएंगे। और मान लीजिए दोनों ही अगर चार्ज हो गए तो सपोज कर लेते हैं कि इसके पास चार्जिंग की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको भी चार्ज किया तो इसके पास भी मान लेते हैं कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। पता है नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और ये बना किसका है, कंडक्टर का। कंडक्टर अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने देता है, तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर भागने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप इसे जो भी चार्ज दोगे किसी भी जगह पर, वो रिपल्शन की वजह से और कंडक्टर होने की वजह से पूरी की पूरी बॉडी में हर तरफ चारों ओर दूर 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 जितना दूर हो सकते हैं चारों ओर फैल जाएंगे, हर तरफ फैल जाएंगे भाई, सरफेस पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये कंडक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी है कि अपने अंदर से चार्जेस को आसानी से जाने देता है। तो कहीं पे भी चार्ज दोगे तो वो पूरी बॉडी पर फैल जाएगा, हर तरफ बिखर जाएगा। अगर ये बॉडी स्फेरिकल है तो हर जगह पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर चार्ज हर जगह पर बिखर जाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा होगा इंसुलेटर में। इंसुलेटर के अंदर जब आप चार्ज दोगे तो ये भी रिपेल कर रहे हैं सारे के सारे नेगेटिव, लेकिन इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है कि अपने अंदर से चार्जेस को इजीली फ्लो होने नहीं देगा। सब रिपेल कर रहे हैं, सब दूर भागना चाहते हैं, लेकिन ये अपने अंदर से चार्जेस को जाने नहीं देता। इसलिए आपने इंसुलेटर को जहां चार्ज दिया है वो चार्ज वहीं पर मौजूद रहेगा, वो फैल करके कंडक्टर की तरह हर तरफ बिखरता नहीं है। यानी कि अगर ये एक प्लास्टिक की पेंसिल है, प्लास्टिक का एक पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये एक मार्कर है और मैं इसको इस तरह से रगड़ देता हूं और रगड़ने के पर इस हिस्से पर चार्ज आ गया तो वो यहीं रहेगा, वो पूरी बॉडी पर फैलेगा नहीं। लेकिन ना जो चाबी, लोहे की जो चाबी है जिससे मैंने ताला खोला बंद किया है, उसको मैं अगर रगड़ता हूं तो उसको एक जगह पे अगर चार्ज दूंगा तो वो चार्ज वहां नहीं रहेगा, वो पूरी चाबी पर फैल जाएगा, क्योंकि वो चाबी मेटल के बनी है, मेटल कंडक्टर होता है और कंडक्टर अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने देता है। इसलिए ये फर्क आपको दिखेगा इंसुलेटर में और कंडक्टर में। इंसुलेटर को जो चार्ज जहां दोगे वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन कंडक्टर को जो चार्ज दोगे वो पूरी की पूरी बॉडी पर फैल जाएगा। ये थी एक इंपॉर्टेंट बात। अब आपको बताते हैं दूसरी की इंपॉर्टेंट बात, ये भी देखिएगा। नंबर 1 के बाद नंबर 2, हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। एक छोटी सी बात आप समझिएगा, क्या चीज है वो सुनो। मान लो मेरे पास यहां पर ना इस तरह की कोई एक बॉडी है, ये रही एक बॉडी, इसको समझा रहा हूं, ध्यान देना जरा सब लोग, और इसकी कॉपी करके यहां पर भी ले आते हैं। सपोज कर लीजिए इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मैं ना एक रॉड लेके आया और इस रॉड के पास कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको, ये वाली बॉडी रॉड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और रॉड जो है वो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। वो भी कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। लेकिन अगर ये एक बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जिसके पास चार्ज है ही नहीं, यानी कि चार्ज कितना है, जीरो। जीरो चार्ज का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तभी तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, सब कट पीट के कितना हो रहा है, जीरो। मतलब आप बोलोगे सर ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास चार्ज नहीं है। अब मैं अगर यही वाली रॉड इसके पास लेकर के आऊं और बोलूं कि अब बताना जरा क्या इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो देखो वैसे लोग सोचेंगे, मतलब मैं बच्चों की तरह बता रहा हूं कि बच्चों को ये लगेगा कि सर इसके पास तो चार्ज नहीं है, इसके पास तो चार्ज है, चार्ज ही चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल करता है, तो फिर इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई रिपल्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जब आप इस रॉड को इसके पास लेके जाओगे ना, तो रॉड इसके पास ले जाने की वजह से यहां पर ना ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है वो इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिपेल करके इधर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर उधर चलेगा तो पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। या यूं कहो कि ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को क्या कर देगा, रिपेल। अभी भी इस पर नेट चार्ज कितना है, जीरो। देख लो, जितना नेगेटिव उतना ही क्या, पॉजिटिव। लेकिन अब मैं अगर ये कहूं आपसे कि ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट, कितने फोर्स से, F1 फोर्स से, और ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है वो इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा अपने से दूर, और वो भी मान लेते हैं कितने फोर्स से, F2 फोर्स से। तो इसका मतलब ये रॉड ना इस पूरी बॉडी पर दो दो फोर्स लगा रही है, इसको अट्रैक्ट भी कर रही है और रिपेल भी कर रही है साथ के साथ।
लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस रॉड के ज्यादा नजदीक है, ज्यादा पास में है, तो पास में होने की वजह से जो फोर्स F1 है, जो फोर्स अट्रैक्टिव है, वो कैसा है, ज्यादा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस रॉड से दूर है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, दूर होने की वजह से जो फोर्स F2 है वो कैसा लगेगा, कम। इसका मतलब यहां पर आपका F1 ज्यादा है और F2 कैसा है, कम। अब क्योंकि नेट फोर्स इधर की तरफ फोर्स ज्यादा है, उधर कम, तो इधर ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो ओवरऑल फोर्स जो बचेगा वो इस डायरेक्शन में बचेगा, यानी कि फिर से इनके बीच में भी जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब यहां पर भी जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अट्रैक्टिव ही होगा। इसका मतलब ये बताना है कि ये मत सोचना कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करता है। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वो एक पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर सकती है और एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने उसके अंदर क्या होने चाहिए, प्रोटॉन। इट मींस दैट कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक रॉड है, वो एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या उस बॉडी पे चार्ज होना जरूरी है, तो बोलोगे नहीं सर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी कि ये एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है और इसने किसी बॉडी को अट्रैक्ट किया, और मैं बोलूं उस बॉडी पर कैसा चार्ज होगा, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड होती और मैं बोलता ये किसी बॉडी को अट्रैक्ट करिए, बताओ उस बॉडी पे चार्ज कितना होगा या कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो बॉडी को अगर ये अट्रैक्ट कर रही है तो उस पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर चार्ज होगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज होगा तभी अट्रैक्शन होगा, अगर बॉडी न्यूट्रल है तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। और अगर आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई है तो हम आपके सामने लेके आते हैं एक सवाल। इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए और कमेंट में लिखिएगा। और ये हमारे पेपर का ही सवाल है भैया, हाँ भैया देख लो, टर्म 1 2021 और 22 का। देखो देखते हैं जरा क्या सवाल है, इसी पे बेस्ड है, इसी कंसेप्ट पे, सीबीएसई का ही है भाई। देखो, एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट X इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट Y, यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है X। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे बना देते हैं ये रहा एक ऑब्जेक्ट X, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट Y, इसको एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो रिपेल कर रहा है। तो यार अगर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट X इसको रिपेल कर रहा है तो जरूर इसके पास भी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर सकता है। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट Z, एक तीसरा ऑब्जेक्ट और है, ये रहा वो तीसरा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इस जगह पर, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, Z, इज अट्रैक्टेड बाय टू द ऑब्जेक्ट Y, ये अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, Y की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट Z, कह रहा है Z के लिए सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी इनमें से क्या है। अच्छा वैसे देखो ये नेगेटिव है, Z को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे को लगता है कि Z पे या तो पॉजिटिव होना चाहिए, और अभी बताया था पॉजिटिव के अलावा और क्या हो सकता है, जीरो, क्योंकि अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, तो इसके ऊपर जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ में न्यूट्रल भी हो सकता है। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो खाली ए ऑप्शन टिक करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ओनली। एक्चुअल में सही आंसर कौन सा होगा, सी। इसका मतलब है न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि आपका जो Z ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मेरे को भी प्यास लग रही है, मैं पानी वानी पीऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को मेरी ये क्लास कैसी लगी भाई, मुझे कमेंट में एक बारी बताना। अगर लगता है कि सर कुछ और बेटर करना चाहिए तो बताना, जो भी ठीक लगेगा। अगर लगेगा कि आपके सजेशंस मुझे अच्छे लगें कि नहीं मुझे ऐसा भी करना चाहिए, तो मैं उसको भी अगली वीडियो में इंक्लूड करूंगा। वैसे मैंने पूरा फोकस किया है इस बात पर कि आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस लेक्चर में मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, इसमें मैं आपके सीबीएसई कंसेप्ट्स को, उनकी थ्योरी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, साथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी लाता रहूंगा ताकि आप उन थ्योरी की मदद से इन क्वेश्चंस को करना भी सीख जाओ, आपको ये समझ में आ जाए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल के जवाब आप दे पा रहे हो कि नहीं, ये भी पता लग पाएगा कि पेपर में सवाल आखिर आए कैसे। और अभी तो ये सीबीएसई, अभी मैं नीट के आईआईटी के सबके क्वेश्चंस इनके अंदर रहेंगे, टॉपिक के साथ साथ हम लोग देखेंगे, और जितने लेटेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं भाई वो सारे ही डालूंगा। ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चंस होंगे जी, नहीं, लेटेस्ट रिसेंट ईयर्स के होंगे क्वेश्चंस, जितने हो सकते हैं वो। और एंड में चैप्टर खत्म होने के बाद देखते हैं कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, आप किस तरीके से कमेंट करते हो, फीडबैक के हिसाब से देखूंगा, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए अलग से भी लेक्चर ले आऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताते हो कि कैसा है, सब कुछ सही है कि नहीं है।
ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की चीज़ें करेंगे अगली क्लास के अंदर। और ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सब कुछ, अगर आप ये PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर देना भाई, और फिर देखते हैं कि इसको मैं आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा। लेकिन आज की क्लास यहीं तक। लेकिन जाने से पहले और अगली क्लास में आने से पहले आप लोग मुझे एक वादा और प्रॉमिस करके जाओ कि सर हम ना जितना आपने पढ़ा है ये ढंग से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से तैयार करके, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि लेक्चर आ गया, बंदा बैठा, हाँ जी पूरे का पूरा लेक्चर देख लिया, बस काम खत्म हो गया, फिर अगली बार फिर दोबारा देख लिया। नहीं, जब आप अगली क्लास में आओ तो पिछला पढ़ करके देख करके आओ। और यकीन मानना, मैंने इसको इतना आराम से तरीके से पढ़ा है कि आप जब इन स्लाइड्स को दोबारा से पढ़ोगे ना तो आपका बहुत कम वक्त लगेगा, आपको ज़्यादातर चीज़ें ना रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ध्यान रहेगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।